आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बीस जून मंगलवार के दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन ठाकुर। 2009 के बाद ये दूसरा मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूएस की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरे की तैयारियां क्या हैं? इस यात्रा का एजेंडा क्या होगा? दिन भर की शुरुआत इसी खबर से होगी। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी की उम्मीद लिए शिवराज और बीजेपी आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश में है। समझेंगे कि यह तबका एमपी की पॉलिटिक्स में क्या रोल निभाता है। उधर पंजाब में गुरबाणी के टेलीकास्ट को फ्री करने के लिए विधानसभा में एक बिल पास हुआ है आज, लेकिन विरोध भी है। इसका कारण बताएंगे। और फिर एक रिपोर्ट जो कहती है कि इन 30 सालों में माउंट एवरेस्ट से इतनी बर्फ पिघली जितनी पिछले 2000 सालों में पिघली थी। अगर हाल यही रहा तो आने वाला कल क्यों डरावना होगा, इसे समझेंगे। आखिर में आएगा हमारा खास सेगमेंट भौचक, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जाएंगे इजिप्ट। मणिपुर हिंसा पर 10 विपक्षी पार्टियों की पीएम को चिट्ठी, कहा चुप्पी तोड़ें प्रधानमंत्री। मणिपुर सरकार ने 21 जून से स्कूल खोलने का दिया आदेश, संशय में पेरेंट्स। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सके नीतीश कुमार। 10 राज्यों में अलग अलग मंत्रालयों के विभागों पर कॉन्क्लेव करेगी बीजेपी, भारत सरकार के बड़े मंत्री लेंगे हिस्सा। फिल्म आदि पुरुष पर दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, 30 जून को होगी सुनवाई। असम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, 10 जिलों में 31,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया, कहा भारत से दोस्ती बढ़ाना अमेरिका का सेल्फिश गेम। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। भारत से लेकर अमेरिका तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस दौरे की चर्चा कई दिनों से थी, उसकी शुरुआत आज हो गई। भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे एक विशेष विमान से प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए रवाना हुए। रात करीब 1:30 बजे वो वॉशिंगटन के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरेंगे। दौरा 21 जून से 24 जून तक चलेगा। पहले 3 दिन प्रधानमंत्री अमेरिका में रहेंगे और फिर दौरे के आखिरी दिन वो इजिप्ट जाएंगे। 2009 के बाद ये दूसरी बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के न्योते पर यात्रा कर रहा है। इस यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए कई अहम मुद्दों पर खुलकर बयान दिए। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर भारत अमेरिका संबंधों पर उन्होंने अपनी बातें रखी। इस दौरे में प्रधानमंत्री की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन करेंगी। वो टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर चीन की प्रतिक्रिया भी आई है। बीजिंग ने भारत को यूएस के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहने को कहा है। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मेन एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये समझने के लिए हमने बात की जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर अंशु जोशी से। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का अपने 9 साल के शासनकाल में 8वां दौरा है अमेरिका का। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है हर लिहाज से हम कहें तो। पिछले दिनों हम सभी ने ये खबरें पढ़ी होंगी कि किस तरह से भारत और अमेरिका तकनीक को लेकर के और सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े समझौते कर भी चुका है और आगे भी करने जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री के इस अमेरिका दौरे में कुछ बड़े ऐसे एक्शन प्लान्स और बड़े समझौते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, आर्थिक प्रगति के लिए, रक्षा के क्षेत्र में, रणनीतिक क्षेत्र में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में हो सकते हैं। नवाचार को, इनोवेशन को भारत और अमेरिका दोनों ही बढ़ावा देने वाले देश हैं। तो इस क्षेत्र में भी हमें कुछ बड़ी घोषणाएं सुनने को मिल सकती हैं। और जिस तरह की अभी जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बनी हुई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, हम देख रहे हैं किस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर रुक नहीं रहा। दूसरी ओर हम देख रहे हैं चीन किस तरह से हर दिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नई चुनौती उत्पन्न कर देता है। तो इन तमाम चुनौतियों को भी देखते हुए, आर्थिक मंदी से भी विश्व जूझ रहा है। तो इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए और जिस तरह के सहयोग की भावना के साथ आज भारत और अमेरिका एक बड़े रणनीतिक साझेदार के रूप में उभरे हैं,
तो मुझे आशा है कि कुछ बड़ी घोषणाएं इस दौरे के अंत तक हमें सुनने को देखने को मिलेंगी। अंशु जी, प्रधानमंत्री की ये यात्रा चर्चा तो बहुत बटोर रही है। करीब 3 दिनों तक वो वहां पर रहेंगे, तो तैयारियों और कार्यक्रमों के लिहाज से इस बार क्या अलग है जो इस यात्रा को खास बनाता है? देखिए, इस दौरे में न सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट के दौरान भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना है, इसके अलावा जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी है, वो मोदी जी के सम्मान में एक विशेष भोज का आयोजन कर रही हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स को हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। अपने आप में ये ऐतिहासिक घटना है अमेरिका में। और हम देखें कि अपने विशाल डायस्पोरा को भी हमारे प्रधानमंत्री शिकागो में भारत लौटने से पहले संबोधित करेंगे। और इन तमाम यदि हम इवेंट्स को देखें जो होने वाले हैं, तो अपने आप में ये संकेत देते हैं कि किस तरह से बीते सालों में भारत और अमेरिका ने आपस में बहुत अच्छी समझदारी विकसित करके बजाय संघर्ष के सहयोग का रास्ता चुना आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो तमाम इवेंट्स होंगे, कल हमारे प्रधानमंत्री वहीं पर विश्व योग दिवस भी मनाने वाले हैं। और ये उन्हीं की पहल पर पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने मनाए जाने का निर्णय लिया था। और आप आज देखें तो पूरी दुनिया में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कल वहाँ माननीय प्रधानमंत्री हमारे विश्व योग दिवस मनाने के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और दूसरी ओर हम देखें कि जिस तरह से अब वो वहां पर उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं, वो वहां के महत्वपूर्ण नेताओं से भी मिलने वाले हैं। फिर हमारा जो डायस्पोरा है, भारतवंशी हैं, उनको भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी मैं कहूँ कि महत्वपूर्ण ये सारे इवेंट्स होने वाले हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल है। पिछले लगभग 1 साल में तो ऐसे बहुत मौके आए जब बहुत सारे मुद्दे थे। भारत कुछ कह रहा था, यूएस से कुछ और कह रहा था। अब जब प्रधानमंत्री के इस दौरे में वही इश्यूज फिर से डिस्कशन में होंगे, तो क्या लगता है अमेरिका और हम सेम पेज पर रहेंगे? यदि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स देखें, तो न सिर्फ अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, हम जब अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों की ओर भी देखते हैं, तो आज भारत और अमेरिका में कहूंगी कि बहुत सारे ऐसे साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साथ में काम कर रहे हैं। एक वो दौर भी था जब भारत और अमेरिका के बीच संबंध उतने प्रगाढ़ नहीं थे। अमेरिका हमेशा भारत को पूर्व यूएसएसआर के खेमे के एक सदस्य के रूप में देखता था। उस समय अमेरिका के साथ पाकिस्तान होता था। तो जो ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी, इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अलग किस्म के थे, मैं कहूंगी। हम जो आज भारत और अमेरिका के संबंध देख रहे हैं, जिसमें बड़े महत्वपूर्ण सामरिक समझौते 2016 से हमारे बीच होने शुरू हुए। तो हमने एक लेमोआ सबसे पहले साइन किया। ये लॉजिस्टिक्स शेयरिंग को लेकर के हमने ये अग्रीमेंट साइन किया। फिर हमने एक बेका करके हमने एक अग्रीमेंट साइन किया। हमने कॉमकासा करके एक अग्रीमेंट साइन किया। ये सारे सुरक्षा और सामरिक क्षेत्र में हुए हमारे बीच के बड़े समझौते हैं। फिर हमने क्वाड के मंच पर, दूसरे तमाम G20 के मंच पर हमने साथ आकर काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे सामने लगभग लगभग समान चुनौतियां थी, विशेषकर चीन की दृष्टि से जब हम देखते हैं। तो आज की तारीख में कहूँ तो कॉन्ट्रेडिक्टरी या जहां कहीं एक इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि दोनों के हित थोड़े अलग दिशाओं में जाएं, तो वहां आप देखें तो वहां जो ये गुटबाजी की राजनीति है, भारत अभी भी नाटो का सदस्य नहीं है, भारत ऑकस का सदस्य नहीं है। दोनों ही मिलिट्री अलायंस हैं और दोनों के ही प्रणेता के रूप में अमेरिका को जाना जाता है। तो अमेरिका बड़ा प्रयास भी कर रहा है कि जैसे भारत ऑकस का सदस्य बन जाए। लेकिन भारत इस प्रकार के जो मंच हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखता है। भारत क्वाड जैसे मंच, G20 जैसे मंच, ब्रिक्स जैसे मंच का सदस्य बन के बहुपक्षीय स्तर पर काम करना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी
अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे सुनहरे अवसर हैं जहां पर ये दोनों देश साथ काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार की चीजों पर चर्चा हो, और हो सकता है कि कुछ जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके समाधान भी सामने आए, और द्विपक्षीय स्तर पर हम अपनी पार्टनरशिप को और कैसे आगे ले जाएं, इसको लेकर के भी हमें निश्चित तौर पर कुछ बिंदु और एक्शन प्लान देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। इस बरस कई चुनाव हुए, कई अभी बाकी हैं। 2 प्रदेश हिमाचल और कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारी। एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष रहा कि एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर थी। साल के अंत में मध्य प्रदेश भी चुनावी माहौल में रंगेगा। अगर बीच के 2.5 साल जिसमें कमलनाथ सीएम रहे वो छोड़ दिए जाएं, तो लगभग 2 दशकों से बीजेपी भोपाल की सत्ता में है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से यहां भी बीजेपी को दो चार होना पड़ेगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर से बचाव के लिए बीजेपी बगैर सीएम चेहरे के इन चुनाव में उतरने की सोच सकती है। दूसरी चीज जो चर्चा में है वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आदिवासी सेंट्रिक पॉलिटिक्स। चुनाव से ठीक पहले वो इस वर्ग के लिए ढेरों ऐलान कर चुके हैं, फिर भी राज्य में आदिवासी आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। शिवराज ने इसे लेकर खुला ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कई बार मंचों से आदिवासी संगठनों की इस मांग पर वो सकारात्मक रुख जाहिर कर चुके हैं। तो साफ है बीजेपी एमपी में इस तबके के सहारे चुनावों में एज चाहती है। तो ये समझने के लिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं आदिवासी मुद्दे और वो इलाके कौन से हैं जहां इनकी आबादी प्रभावी भूमिका में है, हमने बात की भोपाल में आज तक रेडियो रिपोर्टर हेमेंद्र शर्मा से। जी देखिए, मध्य प्रदेश में 22% आबादी जो है आदिवासियों की है, मतलब हर 5वां वोटर जो है वो आदिवासी है। और इसके लिए जो है मध्य प्रदेश में जो टोटल सीटें जो आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं वो 47 हैं। और जो आदिवासी जिन टोटल सीट्स पे अपना वर्चस्व रखते हैं या हार या जीत का फैसला करवा सकते हैं, इस तरह की टोटल सीटें मध्य प्रदेश में 80 हैं। माना ये भी जाता है कि जो पार्टी आदिवासियों की जो बाहुल्य वाली सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है, वहां पे जो ज्यादा सीटें जीत कर आता है, जैसे पिछली बार 18 में जो चुनाव हुए थे उसमें से 47 में से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, तो उनकी सरकार भी राज्य में बन जाती है। इसी तरह से जो भी आदिवासी रिजर्व सीट्स जीतता है मध्य प्रदेश में, उसकी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो जब 2003 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह दलित एजेंडा के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे। उमा भारती बंटाधार दिग्विजय सिंह को कह रही थी। दिग्विजय सिंह लास्ट मौके तक हार नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे ही पहली काउंटिंग झाबुआ जिले से आई और वहां से कांग्रेस हारती हुई नजर आई, तो दिग्विजय सिंह ने एकदम हार मान ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि वो आदिवासियों में हार गए तो उनका मध्य प्रदेश भर में जीत पाना संभव नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की वोट की और आदिवासियों की बहुत महत्वता है। और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि ये दोनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी, इनको अपनी तरफ लुभाने के लिए कई प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास हो रहे हैं। और आपको समझ आएगा कि अभी जितने भी दोनों पार्टीज के प्रोग्राम्स हुए हैं वो आदिवासी क्षेत्र में फोकस ज्यादा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी लॉन्च जबलपुर से हुआ, महाकौशल का वो इलाका है लेकिन आदिवासियों के सीट से घिरा हुआ है। इसी तरीके से जो बीजेपी की आउटरीच है आदिवासियों के लिए, वो चाहे वो राष्ट्रपति मुर्मू का चुनाव हो, तमाम सारे इन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं। चाहे वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पे कर देना हो, तो तमाम सारी चीजें हो रही है। कोशिश यही है, प्रयास यही है कि आदिवासियों के राइट साइड में रहा जाए, ताकि उनका वोट जो है इंपॉर्टेंट है वो सत्ता तक का रास्ता साफ करे। अच्छा, एक सवाल और है। आपने जिक्र किया कि सत्ता विरोधी सेंटीमेंट से जूझते हुए बीजेपी को इस वर्ग की जरूरत तो पड़ेगी। क्या इसके अलावा भी कुछ प्रयोग हो सकते हैं चुनावी राह में? जैसे कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि बीजेपी जो है इस बार बगैर सीएम फेस के भी चुनाव में जा सकती है। कि अभी बीजेपी ने अभी ये अनाउंस नहीं किया है कि वो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करेंगे। ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि ऐसा किया भी जा सकता है, लेकिन बहरहाल बीजेपी ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट फिलहाल नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो उनका कैंपेन का जो पिच है वो ज्यादा रिवॉल्व करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द। और वो शायद इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी 20 साल की है, और शिवराज सिंह चौहान 20 साल से बीच के 18 महीने अगर छोड़ दें तो
मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे और शुरुआत दौर में जब बाबूलाल गौर उमा भारती रही, वो साल भर के अंदर वो भी 2 मुख्यमंत्री हट गए थे। तो ओवरऑल जो है वो 17-18 साल, 18-19 साल के लगभग वो मुख्यमंत्री रहे हैं। पॉलिसीज़ उनकी हैं, लेकिन अब काफ़ी रेपिटेटिव हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये समझ भी आ रहा है कि लोग शायद ऊब चुके हैं मुख्यमंत्री के चेहरे से, तो उनके नाम पे वोट जो अब तक मिलता आ रहा है वो ना मिले, तो इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी में वो परिवर्तन ज़रूर कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमेंद्र। गुरबाणी का ब्रॉडकास्ट फ्री हो या नहीं, इसे लेकर कई दिनों से बहस तेज है। इनफैक्ट चर्चा तो पिछले साल से है, जब से मान सरकार बनी है। अब आज पंजाब सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास हुआ है। बिल का कानून बनना इस बात की इजाजत देगा कि हरमिंदर साहब गुरुद्वारे से गुरबानी के ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट को फ्री टू एयर किया जाए। पिछले 11 सालों से इसे टेलीकास्ट करने के राइट्स सिर्फ पीटीसी चैनल के ही पास थे, और पीटीसी एक प्राइवेट चैनल है। इसका मालिकाना हक अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के पास है। तो इस बिल का विरोध भी शुरू हो गया है। अकाली दल कांग्रेस दोनों विरोध में है। ये विरोध क्यों हो रहा है, हमने पूछा सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी से। ये सबसे ज्यादा विरोध तो अकाली दल ही कर रहा है। शिरोमणि अकाली जो अभी जिनमें बादल का जो है, बादल फैमिली जिन्होंने उनको डोमिनेट किया हुआ पिछले 10-15 साल से है, और ये जो गुरबानी जो टेलीकास्ट करते हैं, ये इन्हीं का अपना चैनल है, पीटीसी चैनल, जो कि बादल फैमिली का इसके अंदर मेजॉरिटी शेयर है। तो अभी तक तो ये था, इनकी मोनोपोली थी पीटीसी चैनल की, कि कोई और चैनल गुरबानी को टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। और अब ये जो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी साल में खत्म होने वाला है, जो इन्होंने 10-11 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पीटीसी चैनल को होगा, जो कि बादल फैमिली जिसके अंदर मेजर जिसका हिस्सेदारी है। विपिन जी, ठीक बात है, फ्री टू एयर हो इसका विरोध है, लेकिन जो भी विरोध कर रहा है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट पीटीसी को ही देने के पक्ष में क्यों है? जो पीटीसी वाले हैं वो तो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें राइट से दें, क्योंकि हम जो शिरोमणि अकाली दल है, सॉरी, जो एसजीपीसी है, शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, कि हम उनको 2 करोड़ रुपए हर साल देते हैं इस राइट्स के लिए कि सिर्फ जो टेलीकास्ट है गुरबानी का सिर्फ पीटीसी चैनल करे। तो ये कह रहे हैं कि हम वो अमाउंट जो है देने के लिए तैयार हैं, या जितना भी एसजीपीसी हमें कहेगी हम उतना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवंत सिंह गवर्नमेंट का कहना है कि ये सिर्फ एक ही चैनल को क्यों जाए और उसके लिए हम पैसे क्यों पे करेंगे। आफ्टर ऑल ये गुरबानी जो है इसको बड़ी पवित्र मानी जाती है, तो इसमें कमर्शलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और उनका ये कहना है कि जो भी चैनल है या जो भी कोई और प्लेटफॉर्म है जो गुरबानी को सुनाना चाहता है, कि उनको इजाजत दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उनका ये भी है कि एक तो एयर फ्री टू एयर हो और फ्री टू कॉस्ट हो। तो ये चीज के लिए उन्होंने भगवंत मान गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक है कि अब ये सिर्फ किसी एक की मोनोपोली नहीं रहनी चाहिए, जैसे अभी तक बादल फैमिली या पीटीसी की मोनोपोली थी। जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। इस सब को लेकर पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है? राज्य की राजनीति पर यह मुद्दा असर डाल सकता है? ये बिल्कुल राजनीतिक मसला बन रहा है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उनके पास मोनोपोली थी, और क्योंकि गुरबानी इतनी पॉपुलर है सारे वर्ल्ड में ही, जहाँ जहाँ पर भी हिंदूज भी हैं और सिख भी हैं, पंजाबीज हैं, वहाँ बहुत बहुत पॉपुलर थी। तो उसकी वजह से लोगों को उनका चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता था, तभी वो उसको सुन सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो ये कहीं पर भी लोग, जरूरी नहीं कि वो पीटीसी का कि वो मेंबरशिप लें। दूसरी चीज जो है तो ये है कांग्रेस की। कांग्रेस के जो है, जो अभी तक बयान आए हैं, उसके अंदर साफ दिख रहा है कि एक तरह का स्प्लिट है। उसमें कुछ जो उनके नेता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये राइट्स को ऐसे नहीं लेना चाहिए पीटीसी से, उन्हीं को देना चाहिए, और ये जो सिखों के धार्मिक जो भी बात है उसके बीच में ये इंटरफेरेंस है। जबकि कुछ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा अच्छा काम किया है भगवंत मान ने। तो जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है भगवंत सिंह मान गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा किया आपने कि जो राइट्स पीटीसी से ले लिए। पर उसके पीछे रीजन ये है, उसके पीछे की बात ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल में बहुत ज्यादा वैर है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को वेलकम किया है। पर कुछ और लीडर हैं, जैसे सुखपाल सिंह खैरा हैं या कुछ और हैं, उन्होंने ये कहा है कि नहीं,
गवर्नमेंट को सिखों के रिलीजियस चीजों में इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए। तो जो एसजीपीसी चाहता है वो एसजीपीसी को करना चाहिए। तो फिर डिवाइडेड है, जहां तक कांग्रेस है वो डिवाइडेड है। शिरोमणि अकाली दल चाहती है कि राइट्स हमें मिलें, और तीसरा जो बड़ा प्लेयर है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि राइट्स सबको फ्री मिलने चाहिए। तो इस तरह का राज्य में समीकरण बन रहा है, पॉलिटिकल समीकरण। बीजेपी ने अभी इसके बारे में कोई खास स्टैंड नहीं लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। आपके घर में अगर एक दिन के लिए पानी ना आए तो कितनी दिक्कत हो जाती है। अब एक ऐसी धरती की कल्पना करें जहां दुनिया भर के प्रदूषण के साथ पानी की भयानक कमी हो सकता है कि कुछ सालों बाद ये सिर्फ कल्पना ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों का सच बन जाए। ऐसा ही कुछ कहती है काठमांडू की एक संस्था, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों की तुलना में 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। साल 2100 तक 75 से 80% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। हिमालय पर मौजूद इन ग्लेशियर से 200 करोड़ लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता है। स्टडी करने वाली टीम के प्रमुख शोधकर्ता फिलिप्स वेस्टर ने बताया कि गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, लेकिन इतनी तेज गति से पिघलेगी ये अंदाजा किसी को नहीं था। इस रिपोर्ट को विस्तार से समझने के लिए, इसमें किस तरह की चिंताएं हैं ये जानने के लिए हमने बात की है साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे दोस्त आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋचिक मिश्रा से। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि जो अगर प्री इंडस्ट्रियल एरा से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, प्री इंडस्ट्रियल एरा का मतलब हो गया 1800 साल, जो 1800 है उसके बाद का हिस्सा जो है, वहाँ से अब तक जो टेम्परेचर है वो करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस मतलब एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है। और ये सिर्फ वायुमंडल का नहीं है, हवा में गर्मी नहीं बढ़ी है, ज़मीन में भी गर्मी बढ़ी है, समुद्र में भी गर्मी बढ़ी है। तो जब सभी जगह गर्मी बढ़ेगी तो इफ़ेक्ट जाएगा क्रायोस्फेयर पे। क्रायोस्फेयर का मतलब हो गया बर्फ़ की चादरों की परत जो है उसको क्रायोस्फेयर बोलते हैं। वो सूरज, वो जितना ज़्यादा होता है रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होता है, मतलब सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उसका बेनिफिट तो ये है। दूसरा, नदियाँ हमारी वहीं से आ रही हैं। अब इस जो स्टडी है ये किया है काठमांडू में एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जो हमारे एशियाई देशों ने मिल करके बनाया है। उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ये बनाया इसीलिए गया था, इसमें अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, चाइना, भूटान, ये सारे शामिल हैं, ताकि हिमालय और हिंदू कुश का जो बेल्ट है उससे हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, हम मिल करके पानी भी हासिल कर सकें और कोई समस्या आए तो उसमें एक दूसरे की मदद कर सकें। रिपोर्ट ये कह रही है कि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर अगर और बढ़ता है तो अगले 10 से 20 साल में ग्लेशियर जो है वो 30 to 50% पिघल जाएंगे। 3 डिग्री बढ़ता है तो 75% पिघल जाएंगे, और 4 डिग्री बढ़ता है तो आप भूल जाइए कि आपके नाती पोतों को नदियों में पानी देखने को मिलेगा। ऋचिक, इस फेनोमेनन से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहले सबसे छोटे पॉइंट से शुरू करता हूँ। पहाड़ों पे कई ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जो ग्लेशियर का पानी पीती हैं, उसका वो उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऊपर रहते हैं। पहाड़ों पे जो किसान होते हैं उनके जो मवेशी होते हैं, जैसे याक हो गया या बकरियां हो गई, अगर उनको ग्लेशियर नज़दीक नहीं मिलेगा, ग्लेशियर होने की वजह से वहाँ पर हरियाली होती है तो उन्हें चरने के लिए चारा मिल जाता है। तो याक और बकरी जैसे जो जानवर हैं उनको बहुत हाइट पे नहीं जाना पड़ता। अगर वो बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो उनके गिर के मरने का खतरा रहता है, और अक्सर ये खबरें हिमालयी क्षेत्रों से आती रहती हैं, वहाँ के किसानों को इस तरह का नुकसान होता है। तो पहला नुकसान तो ये हो गया। बड़े लेवल की बात करते हैं अब। जिन नदियों की बात की गई, जिस क्षेत्र की बात की गई, वो हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र है। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में उसको HKH बोलते हैं। अफ़गानिस्तान से लेके बांग्लादेश और म्यांमार तक ये पूरा एरिया इससे छूता है। यहाँ करीब 12 ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। हमारी सबसे लंबी नदी गंगा, चाइना का येलो रिवर, मेकोंग, इरावदी और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो हैं पानी वहीं से पाती हैं। इवन केदारनाथ, बद्रीनाथ, उधर जो नदियाँ निकल रही हैं, अलकनंदा और सरस्वती और मंदाकिनी, ये भी उन्हीं ग्लेशियर से पानी हासिल करती हैं। अब ग्लेशियर ही नहीं बचेगा तो नदियों में पानी ख़त्म।
यहाँ पानी ख़त्म तो नदियों वाली जगह पे क्या दिखेगा आपको? एक लंबी चौड़ी गहरी घाटी। तब समझ में आएगा कि हम मैदान नहीं, हम पहाड़ पे रह रहे हैं। वो तो नदियाँ थी जो हमें मैदान बना के रखे हैं। सिंचाई नहीं होगी। 200 करोड़ के आसपास लोग हैं इन नदियों के आसपास जो रहते हैं, सीधे तौर पे उसके पानी का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई करते हैं और घर के बर्तन भी धुल रहे हैं और नहा धो भी रहे हैं। तो किसी भी तरह से उन्हें पानी मुहैया नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए कि एवरेस्ट के ग्लेशियर्स जो ये पिघल रहे हैं, सबसे पहले किन एरियाज पर इफेक्ट पड़ेगा इनका? सबसे पहले इफ़ेक्ट होंगे जो इस मतलब जो साउथ एशिया का बेल्ट है, मतलब भारत के ऊपर अगर गरीब देश कहें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन दोनों की हालत सबसे पहले ख़राब होगी क्योंकि सिंधु घाटी जो है, वहाँ पे जो सिंधु नदी है उसका रास्ता जो है वो आपके हिंदू कुश पहाड़ियों से, ग्लेशियर से निकलता है। भारत चलिए किसी तरह से मैनेज कर लेता है क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी हैं, यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है। कुछ नदियाँ दूसरे माध्यमों से भी निकली हैं, ग्लेशियर से नहीं आई हैं। प्रभावित इंडिया भी होगा। पूरा का पूरा मैदानी बेल्ट जो है, गंगा का तराई क्षेत्र, वो पूरी तरह से प्रभावित होगा और नुकसान होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान होंगे गरीब देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, भूटान छोटा देश है, मैनेज कर सकता है। नेपाल के पास भी रास्ते हैं, उसके पास अलग नदियाँ और ग्लेशियर्स हैं जिनकी वजह से वो हेल्प ले सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश का मुझे डर है कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिचिक। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद। कहते हैं कि कायर चोर अपनी कायरता की वजह से और बहादुर चोर अपनी बहादुरी की वजह से पकड़ा जाता है। लेकिन अब इसमें एक नई बात भी जुड़ने जा रही है और वो ये कि लालची चोर 10 रुपए की फ्रूटी की वजह से पकड़ा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। क्राइम वर्ल्ड में एक मास्टरमाइंड है, नाम है मनदीप कौर उर्फ मोना। ये उनके साथ हुआ। तो पहले बता देते हैं कि मोना है कौन। 10 जून की रात करीब 1:30 बजे हथियारबंद लोगों ने लुधियाना के न्यू राजगुरु इलाके से CMS सिक्योरिटीज की एक कैश वैन को चोरी कर लिया था। पुलिस ने बताया कि वैन में 8 करोड़ 49 लाख रुपए मौजूद थे और पुलिस को लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है मुल्लापुर, वहां पर यह कैश वैन लावारिस हालत में मिली थी। मास्टरमाइंड मनदीप कौर और उनके पति सहित 5 लोग तब से ही फरार थे। तो पुलिस ने साइबर टीम की मदद ली, GPS को ट्रैक किया और इलाके के मोबाइल टावर की भी डिटेल्स निकाली। इसी दौरान पुलिस को एक लीड हासिल हुई कि मोना हेमकुंड साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचेगी। अब शायद पुलिस को यह भी पता चला हो कि मोना को फ्रूटी बहुत पसंद है, इसीलिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। इस प्लान का नाम था फ्री फ्रूटी प्लान, यानी कि हेमकुंड साहिब के रास्ते में पुलिस ने सादे कपड़ों में अपने लोग खड़े कर दिए और 10-10 रुपए वाली फ्रूटी के टेट्रा पैक उस रास्ते से गुजरने वालों को देना शुरू कर दिए। अब इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। आप भले 8 लाख रुपए अपनी अंटी में दबाए हों, लेकिन 10 रुपए की फ्री फ्रूटी से नहीं चूकते हैं। बिल्कुल वही हुआ भी। मोना अपने पति और दूसरे लोगों के साथ मजे से चली जा रही थी कि तभी उनकी नजर पड़ी और देखा कि सड़क के किनारे फ्रूटी बट रही है फ्री में। मोना ने